हे एवरीवन, वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश टीचर, जहां पर मिलती है आपको कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रोजाना प्रयोग होने वाले जरूरी शब्द, जिनके बिना आप वाक्य बनाने में आपको काफी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आपको दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए क्लास आपके अपने चैनल पर, जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश टीचर। और यहाँ पर आप अगर पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है इज, इज, जिसका अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है। इसका रूल जानना आपके लिए जरूरी है, तभी आप सक्सेसफुली इस शब्द को इस्तेमाल कर पाएंगे। रूल है, इसका इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। चाहे लड़की का नाम हो या लड़के का नाम हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर, वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। अगला शब्द हमारे पास है एम, जिसका अर्थ होता है हूं। क्या अर्थ होता है? हूं। और हूं क्योंकि आपको पता है आप कब बोलते हैं, जब आप अपनी बात करते हैं। तो रूल है कि हूं का इस्तेमाल आई के साथ होगा। किसके साथ होगा? आई के साथ। आप रूल यही है कि एम का इस्तेमाल आप आई के साथ करेंगे। मैं राहुल हूं, आई एम राहुल। मैं राहुल हूं, आई एम राहुल। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है आर, ARER, जिसका अर्थ होता है हैं। देखिए यहाँ पर बिंदु लगा हुआ है, इसी वजह से थोड़ा न का जो है उच्चारण जैसा यहाँ पर आता है और ये बन जाता है हैं। रूल, यू, वी और दे के साथ ही इस्तेमाल होगा। जैसे हम लोग यहाँ हैं, वी आर हियर। हम लोग यहाँ हैं, वी आर हियर। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। अगला शब्द है वॉज और वर। दोनों को साथ में इसलिए बता रही हूं कि बहुत ज्यादा जो है आगे एक्सप्लेनेशन समझने में आपको तकलीफ ना हो। वॉज और वर का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको वाक्य के अंत में था, थे, थी दिख जाए। लेकिन फर्क है दोनों में। आपको ये समझना होगा कि वॉज का इस्तेमाल कहाँ करना है, वर का इस्तेमाल कहाँ करना है। दोनों को ही सेपरेट बताऊंगी, देखिए ध्यान से। वॉज जहां पर आपको दिखे अंत में था, थे, थी, और वाक्य की शुरुआत या वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो इनमें से कुछ एक हो। आई, ही, शी, इट और कोई भी नाम, अगर इनमें से कोई हो तो उस वाक्य में वॉज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं, जो कि है वर। इसका इस्तेमाल आप करेंगे जिस वाक्य के अंत में आपको दिखेगा थे, थी। मोस्टली थे दिखेगा। रूल, यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। हम लोग खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम लोग खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। बात यहां तक साफ हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है हमारे पास गा, विल, जिसका अर्थ होता है गा, गे, गी। यानी कि वाक्य के अंत में जब आपको दिखेगा गा, गे, गी, तो आप इस्तेमाल करेंगे विल शब्द का अनुवाद करते वक्त। रूल है कि विल का इस्तेमाल आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। आई, ही, शी, इट, कोई भी नाम, साथ ही यू, वी, दे, इनके साथ भी आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। वह पढ़ाई कर रहा होगा या वह स्टडी कर रहा होगा, तो होगा ही विल बी स्टडिंग। क्या हो जाएगा?
ही विल बी स्टडिंग। वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। आगे बढ़ते हैं। आगे दो शब्द आपको साथ में दिख रहे हैं, एक शब्द है कैन, एक शब्द है मे। दोनों का ही अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। ये दोनों का ही अर्थ सेम होता है, कैन का भी और मे का भी। दोनों का रूल्स भी सेम होता है। दोनों का इस्तेमाल आप आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। तो अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस वाक्य में कैन का इस्तेमाल करना है और किस वाक्य में मे का इस्तेमाल करना है। और यहां पर काम आऊंगी मैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैन का इस्तेमाल कहां करना है, मे का इस्तेमाल कहां करना है। तो सबसे पहले कैन की बात कर लेते हैं। कैन का इस्तेमाल आप उन वाक्यों में करेंगे जो वाक्य आपकी एबिलिटी को दिखाते हुए होंगे। एबिलिटी का अर्थ क्या होता है? सवाल। एबिलिटी का अर्थ होता है आपकी क्षमता, आपका जो चीज आप कर सकते हैं और कोई चीज आप नहीं कर सकते हैं, आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। एबिलिटी का जो अर्थ होता है वो समर्थता, सक्षमता, ये होता है। ठीक है, तो आप ऐसे किसी भी वाक्य में कैन का इस्तेमाल करेंगे जहां पर इसकी बात हो रही हो, आपकी एबिलिटी की बात हो रही हो। जैसे हम लोग यह कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। तो यहां पर देखिए वाक्य का नेचर क्या है? वाक्य का नेचर है एबिलिटी दिखाता हुआ कि हाँ भाई हम लोग ये कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। अब समझते हैं कि मैं जो शब्द है जिसका अर्थ भी होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, इसका इस्तेमाल किन वाक्यों में करेंगे? इसका इस्तेमाल आप परमिशन लेने वाले वाक्यों में करेंगे। यानी कि जब आप मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं आप, तब आप मे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कहते हैं ना मे आई कम इन, तो आज्ञा मांग रहे हैं ना, परमिशन मांग रहे हैं कि अंदर आ जाऊं। आप मांग रहे हैं उनसे, वो जवाब देंगे हाँ, तो ही आप अंदर जाएंगे। ठीक है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। तो यहां पर मे का इस्तेमाल हुआ, यहां पर कैन का इस्तेमाल गलत हो जाएगा, यहां पर कैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात? अगला शब्द है कुड, जिसका अर्थ होता है सका, सकी, सके। यानी कि वाक्य के अंत में दिख जाएगा सका, सकी, सके, या दिखेगा सकता था, सकते थे, सकती थी, ये दिखेगा। तो आपको अनुवाद करते वक्त कुड का इस्तेमाल करना है। नेचर ऑफ वाक्य क्या होगा? तो सबसे पहले उसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि कुड जो शब्द है वो कैन शब्द का पास्ट है। क्या है? कैन शब्द का पास्ट फॉर्म है कुड। तो कैन के बारे में अभी अभी आपको बताया। कैन क्या दिखाता है? कैन क्षमता दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है। तो इसका पास्ट वर्ड भी क्या दिखाएगा? क्षमता दिखाएगा, एबिलिटी दिखाएगा। इस्तेमाल जिस सब के साथ होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। ये कैसा वाक्य है? ये समर्थता दिखाता हुआ वाक्य है। समर्थता पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है ना। कोई चीज होती है जो आप कर भी सकते हैं, कोई चीज ऐसी भी होगी जो आप नहीं कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में क्षमता की ही बात हो रही है। एक साइड में हाँ कर सकते हैं, एक में ना नहीं कर पाते हैं। मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। अगला शब्द है कैन बी। कैन के साथ बी लगा हुआ है जो इसके अर्थ को बता देता है जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हो जाएगा। जैसे उसे धोखा दिया जा सकता है, ही कैन बी चीटेड। उसे धोखा दिया जा सकता है, ही कैन बी चीटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द से परिचय कराती हूं। आपके सामने हैं दो शब्द, एक शब्द है हैव, एक शब्द है हैज। इन दोनों का ही अर्थ होता है पास है। क्या अर्थ होता है? पास है। ये दोनों ही दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं। पहला तरीका आपके सामने है जब ये मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो दोनों का अर्थ जब सेम है तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किस वाक्य में आपको हैव का इस्तेमाल करना है, किस वाक्य में आपको हैज का इस्तेमाल करना है? चलिए सोल्यूशन मेरे पास है, बताती हूं। हैव जिसका अर्थ होता है पास है, जब ये मुख्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल होता है तब।
तो इसका इस्तेमाल आप तब करेंगे जब वाक्य में आपको सब्जेक्ट के तौर पर आई, यू, वी और दे दिखे, यानी कि हैव का इस्तेमाल आप आई, यू, वी और दे के साथ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। हैज का इस्तेमाल समझ लीजिए, अर्थ तो सेम है भाई दोनों का, पास है। हैज के इस्तेमाल के लिए जो नियम है वो ये है कि हैज का इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही करेंगे। लड़की का नाम, लड़के का नाम, बोथ विल वर्क। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। याद दिला दूं, हैज का इस्तेमाल यहां पर भी मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के तौर पर हो रहा है। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हैव का इस्तेमाल जब सहायक क्रिया के तौर पर हो। बताया था ना, दो इस्तेमाल होता है, एक बता दिया मुख्य क्रिया हेल्प मेन वर्ब के तौर पर, अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर। नाम से समझिए, याद रखने में आसानी होगी। सहायक क्रिया यानी कि जो वाक्य के बनने में सहायक हो, तो हैव का इस्तेमाल ऐसे वाक्यों में जहां पर हैव का इस्तेमाल वाक्य को बनाने में सहायता कर रहा हो, वहां पर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। अब हैव को यहां से हटा दीजिए एक टाइम के लिए, देखिए कैसा लगेगा, यू स्टडीड। गलत हो गया वाक्य, लेकिन आ गया हैव, तो ये बन गया सही वाक्य। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। इस्तेमाल के लिए रूल विल बी सेम। रूल को ना कंठस्थ कर लीजिए। हैव के साथ आप आई यू वी दे का ही इस्तेमाल करेंगे, मतलब आई यू वी दे के साथ आप हैव का ही इस्तेमाल करेंगे। इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। जैसे आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड। यहां पर भी हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर हो रहा है। अब देखते हैं हैज का इस्तेमाल जब सहायक क्रिया के तौर पर हो तो कैसा होगा। रूल विल बी सेम, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। उदाहरण के तौर पर, उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड। उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हैड, जिसका अर्थ होता है पास था। पास था दो तरीके से इस्तेमाल होता है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, चलिए इस्तेमाल देखते हैं। अर्थ तो सेम रहेगा, पास था। आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। अब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब इस्तेमाल होगा तब देखिए रूल अगेन सेम रह जाएगा जी, सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। अगला शब्द है अबाउट टू। अबाउट टू, इसका अर्थ होता है वाला हूं, वाले हैं, वाली हूं। और इस्तेमाल आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ हो जाता है। जैसे मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला था अगर कहना हो तो आई वॉज अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। अगला है टू के ही सीरीज में हैव टू, यानी कि हैव तो पढ़ा दिया, अब टू लगा है हैव के साथ। अर्थ हो गया ना है, नी है, ने है। इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। हैज टू, ना है, नी है, ने है। इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे उसे जाना है, ही हैज टू गो। उसे जाना है, ही हैज टू गो। अगला शब्द है हैड टू, जिसका अर्थ होता है ना था। क्या अर्थ होता है? ना था। उसे जाना था, ही हैड टू गो। उसे जाना था, ही हैड टू गो। इस्तेमाल जी सबके साथ होता है, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। अगला शब्द है बी, जिसका अर्थ होता है हो। बी जिसका अर्थ होता है हो या होना। जैसे कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वन। कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वन। बी जब पढ़ लिया, बींग पढ़ लीजिए। हो रहा है या किया जा रहा है, ये इसका सीधे सीधे अर्थ होता है। जैसे ये मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट इज बीइंग
टफ फॉर मी या इट्स बीइंग टफ फॉर मी, ये मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट्स बीइंग टफ फॉर मी। बी बीइंग पढ़ लिया, तो इसके एक मित्र बीन को भी पढ़ लीजिए। आ रहा हूं या आ रही हूं, जैसे मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है शुड, जिसका अर्थ होता है चाहिए। शुड यानी कि चाहिए। ध्यान दीजिएगा एक बात, ये ऐसे ही वाक्यों में इस्तेमाल होगा जो सुझाव देने के नेचर के होंगे। वाक्य का नेचर कैसा होगा? सुझाव देता हुआ। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। अब जबरदस्ती थोड़ी है ना, उसको धकेल के थोड़ी भेजोगे आप सुझाव दोगे ना कि तुम्हें जाना चाहिए या आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। अगला शब्द वुड, जिसका अर्थ होता है गा, गे, गी। वाक्य के अंत में दिखेगा तो इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल जी सबके साथ हो जाएगा जी, शुड का इस्तेमाल भी सबके साथ होगा, ठीक है। वुड का इस्तेमाल भी सबके साथ होगा, लेकिन वुड का इस्तेमाल आप ऐसे वाक्य के लिए करेंगे जो संभावना दर्शाता हुआ हो। जैसे वह खेल रहा होगा, मान के चलिए आप ऑफिस में हैं, आपसे किसी ने पूछा कि अच्छा अभी आपका बच्चा क्या कर रहा होगा, तो आप समय देकर के क्या कहेंगे? वह खेल रहा होगा। मतलब मोस्टली मान के चलिए 4 से 5 के बीच उसके खेलने का समय है, लेकिन हो सकता है ना किसी दिन वो पढ़ने बैठ गया हो, उसका मूड अच्छा हो तो पढ़ने बैठ गया, भाई समझदार है, होमवर्क ज्यादा हो तो आप संभावना जता रहे हैं वह खेल रहा होगा। आपको एक्चुअल नहीं पता है कि वो एग्जैक्टली खेल ही रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि खेल रहा होगा। ही वुड बी प्लेइंग, संभावना जताता हुआ वाक्य है, वह खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग। अगला शब्द है माइट, जिसका अर्थ है शायद हो सकता है। क्या अर्थ है? शायद हो सकता है। वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। अगला शब्द है मस्ट। माइट का इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं, मस्ट, जिसका अर्थ होता है अवश्य चाहिए। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। अगला शब्द है डू, जिसका अर्थ होता है क्या ब्लैंक हूं या क्या ब्लैंक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लैंक में क्या आएगा, मैं बताती हूं। ब्लैंक में जो एक्चुअल वाक्य का मैटर होगा, जैसे मान लीजिए वाक्य जो है वो खाने के ऊपर होगा, जाने के ऊपर होगा, गाने के ऊपर होगा, हंसने के ऊपर होगा। मतलब यह है कि क्या और हूं या फिर क्या और है, इन दोनों शब्दों के अलावा भी तो और भी तो वाक्य में मुद्दा होगा, वो इस ब्लैंक में आ जाएगा। ठीक है, डू का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वाक्य में हमें क्या दिख गया भाई? क्या हूं दिख गया या फिर क्या है दिख गया, तो हमने डू का इस्तेमाल कर दिया अनुवाद करते वक्त। जी इस्तेमाल कब करेंगे? जब आपको आई यू वी दे दिखे, मतलब आई यू वी दे के साथ ही डू का इस्तेमाल होगा। जैसे इस वाक्य में देखिए, आपको इस वाक्य में क्या दिख रहा है? क्या हूं दिख रहा है, तो आधी बात तो वहीं कंफर्म हो गई कि डू का इस्तेमाल होगा मतलब इसका ट्रांसलेशन करते वक्त, अनुवाद करते वक्त। तो क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। डज का इस्तेमाल बिल्कुल वही है, क्या ब्लैंक है। फर्क फिर क्या है डू डज में? ये इस्तेमाल का फर्क है। इस्तेमाल डज का ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही करेंगे। ठीक है, जैसे क्या है दिख गया, डज दिख गया। क्या वह पढ़ाई करता है? डज ही स्टडी। क्या वह पढ़ाई करता है? डज ही स्टडी। डिड अगला शब्द, जिसका अर्थ होता है क्या था, क्या थे, क्या थी। ये तीनों दिखेगा तो इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल सबके साथ होगा, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे क्या थे दिख गया, डिड होगा अनुवाद में, कंफर्म हो गया। क्या आप गए थे? डिड यू गो। क्या आप गए थे? डिड यू गो। अगला शब्द है गोइंग टू। गोइंग टू, जिसका अर्थ होता है करने जा रहा हूं या वाला हूं। करने जा रहा हूं या वाला हूं। जैसे मैं खेलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले। मैं खेलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले। अगला शब्द है ऑट टू। ऑट टू स्टैंडर्ड शब्द है, इस्तेमाल होता है, अर्थ होता है चाहिए। क्या अर्थ होता है? चाहिए। ये बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, दायित्व की,
है ना, चाहे सामाजिक हो, पर्सनल हो, जैसे भी दायित्व हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। क्योंकि मैंने आपको शुड का अर्थ भी चाहिए बताया, वो सुझाव वाले वाक्य में इस्तेमाल होगा, करेक्ट। ought to रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले वाक्य में इस्तेमाल होगा। मतलब देखिए इस्तेमाल इसका, आपको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अब ये सुझाव थोड़ी ना है, ऐसा तो करना चाहिए ना, ये दायित्व है हर किसी का। यू ought टू रिस्पेक्ट वुमेन, आपको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। यू ought टू रिस्पेक्ट वुमेन, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू ought टू हेल्प द पुअर, ठीक है। ऐसे वाक्यों में ought to का इस्तेमाल होगा। साफ हो गई बात। तो ये मुट्ठी भर शब्द ऐसे थे जिनका इस्तेमाल आपको जरूर जानना चाहिए। अगर आप भी दिल में किसी कोने में ये इच्छा रखते हैं कि आपको भी अंग्रेजी बोलनी है फर्राटेदार, तो यकीन मानिए इन शब्दों से बढ़िया दोस्त आपका कोई नहीं हो सकता। इन शब्दों को कर लीजिए याद, शुरू कर दीजिए प्रैक्टिस। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए ये थी आज की क्लास। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू योर स्पोकन इंग्लिश टीचर, जहां मिलता है आपको इंग्लिश का कंप्लीट सोल्यूशन।